जय हिंद साथियों। आइए आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जो हम लोग अंतिम चरण में चल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के बाद गांधी युग को पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आधुनिक इतिहास में कांग्रेस चैप्टर को पढ़ रहे थे और कांग्रेस चैप्टर के अंतर्गत हमने उदारवादी युग को पढ़ा था और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उग्रवादी युग को पढ़ेंगे, यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इस राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से 1905 तक का जो समय है, ये उदारवादियों का समय रहा। उदारवादियों ने कांग्रेस को सींचा, अच्छे से तैयार किया उस संगठन को। और 1905 में हुआ क्या दोस्तों, तो बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उसके बाद 1909 में मुस्लिम लीग को अलग से पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलता है। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। तो ये सब जो घटना हुआ 1905 के बाद से, और 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बंग भंग आंदोलन चलाया गया। बंग भंग आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो इसमें जो है उग्रवादी विचारधारा के लोगों का काफी ज्यादा प्रभाव रहा। इसी चीज को आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके। तो आइए कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहे राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास में इसको शुरू करते हैं। तो उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, उग्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं, इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है मुख्य रूप से। बाल गंगाधर तिलक के बाद दोस्तों बिपिन चंद्रपाल के बाद लाला लाजपत राय। उसके बाद लाला लाजपत राय के बाद साथियों अरविंद घोष, ये सब नेताओं का नाम आता है। लाल बाल पाल, यानी कि लाल बाल पाल बोले तो लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब जो प्रमुख नेता रहे हैं, ये सब उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं। इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि ये लोग उत्पात मचाते थे, तांडव मचाते थे, नहीं। उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो अंग्रेजों से अपनी मांग को जो है अनुनय विनय पत्र के माध्यम से मांगते थे। हाथ गोर जोड़ करके जो है विनती करके जो है अपनी मांग को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। वहीं उग्रवादी विचारधारा के लोग लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो है आंदोलन के माध्यम से हड़ताल करके ये सब मतलब उग्र तरीके से जो है जोरदार तरीकों से अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को रखते थे, इसलिए इन्हें उग्रवादी विचारधारा के नेता कहा जाने लगा। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। एग्जाम दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856, 23 जुलाई 1856, इनका जो है जन्म दोस्तों, जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ। रत्नागिरी में, कहा हुआ, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जो है बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। वहीं बाल गंगाधर तिलक जो थे ये स्वराज शब्द पे काफी जोर देते थे, स्वराज। और स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और इन्हीं के द्वारा प्रयोग किए गए शब्द को जोरदार तरीकों से जो है इस पर बल डाला बाल गंगाधर तिलक ने। मतलब बाल गंगाधर तिलक 1905 में जब बंग भंग आंदोलन चलाया जा रहा था तो इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे। वहीं आंदोलन के समय बात करें तो बंग भंग आंदोलन, और वहीं अधिवेशन में बात करें तो एक बार 1916 में लखनऊ में चल रहे अधिवेशन में भी बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध है और इसे हम लेकर के रहेंगे। तो आंदोलन के समय में, बंग भंग आंदोलन के समय और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने जो है
स्वराज के बारे में ये शब्द बोले थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम क्या करेंगे, लेकर के रहेंगे। इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों जो है महाराष्ट्र ही रही है। जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों महाराष्ट्र ही रही है। ठीक, उसके बाद कुछ और तथ्य को जाने तो बाल गंगाधर तिलक जो है 1893 और 1896, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किए थे। महोत्सव 1893 में गणपति महोत्सव और 1896 में शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण महोत्सव है। अब ये दोनों याद कैसे रहेगा, तो कोई भी पूजा पाठ जब हिंदू धर्म में किसी भी अनुष्ठान को किया जाता है तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। तो याद रखेंगे गणपति महोत्सव 1893 और उसके बाद पुनः 3 साल बाद 1896 में शिवाजी महोत्सव। ये दोनों महोत्सव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर दी। आखिर अब देखिए बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? अंग्रेजों की तो 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 मुख्यालय था, बंगाल, मद्रास और बंबई, लेकिन आखिर बंगाल को ही विभाजन क्यों किया गया? तो साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन के समय बंगाल जो है एक प्रमुख राष्ट्रीय चेतना के रूप में उभरा था। आपको हमने पढ़ाया था कांग्रेस से पहले कुछ इसके जो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन, कांग्रेस से पहले जो राजनीतिक संगठन स्थापित था उसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, इस चैप्टर से पहले जो हम राजनीतिक संगठन को पढ़े थे, तो वहां पर हमने आपको एक साथ एक ये बात चर्चा की थी कि 1875 एक संगठन हमने आपको पढ़ाया था, इंडियन लीग, इंडियन लीग, हाँ 1875 एक संगठन के बारे में हमने पढ़ाया था, इंडियन लीग। इंडियन लीग के बारे में जो हमने आपको बताया था, ये कांग्रेस से पहले स्थापित राजनीतिक संगठन था और इंडियन लीग की स्थापना होती है दोस्तों 1875 में। और इंडियन लीग की स्थापना दोस्तों शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जाता है। शिशिर कुमार घोष, ठीक, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जाता है और इसी इंडियन लीग का नाम बदल करके इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा आगे चल करके कर दिया जाता है। तो 1875 में इंडियन लीग नामक एक संगठन बंगाल में स्थापित हुआ। इस संगठन का काम था बंगाल के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करना, मतलब बंगाल के लोगों को यह संदेश देना कि हम सब भाई भाई है, आपस में जो है भाईचारा को कायम रखेंगे और अंग्रेज जो है वो फिरंगी है, वो बाहरी है और अंग्रेज हम लोग का शोषण कर रहा है और यहाँ से धन जो है लूटपाट करके जो है ब्रिटेन ले जा रहा है। और यही सब राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए, राष्ट्रवाद को विकास करने के लिए इंडियन लीग नामक संगठन ने महत्वपूर्ण काम किया था बंगाल में। तो बंगाल के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का चेतना उभर करके बाहर आया और जब राष्ट्रवाद का चेतना उभर करके बंगाल के लोगों के अंदर से जब बाहर आया तो बंगाल में एक महत्वपूर्ण ही बहुत व्यापक रूप से राष्ट्रीय चेतना का विस्तार देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन अगर सक्रिय रूप से रहा, उग्र रूप से रहा, तो बंगाल में ही राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो इस वजह से अंग्रेजों ने यह सोचा कि बंगाल में रह रहे भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है, तो अब इस राष्ट्रवाद के विकास को, इस राष्ट्रवाद की सोच को कैसे कमजोर किया जाए। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि बंगाल में जो है शासन प्रशासन चलाने में काफी परेशानी होती है। मतलब बंगाल का जो क्षेत्र था उस समय का, बंगाल प्रेसिडेंसी जो था उसमें जो है बंगाल भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था और बांग्लादेश भी शामिल थे। मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश, ये सब क्षेत्र को मिलाकर के बंगाल प्रेसिडेंसी को बनाया गया था। तो अंग्रेजों ने अनुशासन का आरोप लगाते हुए ये कहा कि हम बंगाल को विभाजन करेंगे और
बंगाल को विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों का यह मकसद था कि बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना उभर रही है, यहाँ के लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है, इसको कमजोर कैसे किया जाए। तो इसी राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के लिए, इसी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए, इसी पनप रही राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने एक बहाना ढूंढा कि हम जो है बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। इसलिए विभाजन करने जा रहे हैं, यहाँ शासन प्रशासन चलाने में जो है हमें परेशानी होती है। और अनुशासन का आरोप लगाते हुए, शासन का आरोप लगाते हुए अंग्रेजों ने यह कहा भारतीयों से कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने जब बंगाल का विभाजन किया तो अनुशासन यानी कि शासन प्रशासन के आधार पर विभाजन नहीं किया, वो जो है सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जिसमें बांग्लादेश आता था, और बांग्लादेश में जो है बहुल संख्यक मतलब अधिक संख्या में मुसलमान निवास करते थे, और वहीं पश्चिमी बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब में जो है हिंदू निवास करते थे। तो अंग्रेजों ने लोगों से कहा कि हम बंगाल का विभाजन शासन प्रशासन के आधार पर करने जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने शासन प्रशासन के आधार पर न करके बंगाल का विभाजन जो है सांप्रदायिक आधार पर कर दिया। अंग्रेज ये चाहता था सांप्रदायिक आधार पर जब हम बंगाल का विभाजन करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को जो है हीन भावना से देखेंगे। और आज भी हमारे देश में हिंदुओं के मन में, जो कट्टरवादी हिंदू है उसके मन में जो है मुसलमानों के प्रति घृणा होती है, या जो कट्टरवादी मुसलमान है उसके मन में जो है हिंदू के प्रति घृणा होती है। तो ये घृणा आखिर हुई कहाँ से? तो ये घृणा यहीं से हुई। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के प्रति जो नफरत का बीज बो करके गया है, वो नफरत का बीज अभी भी जो है फल फूल करके हम लोग के सामने है। जो हिंदू है, जो कट्टर हिंदूवादी सोच के लोग हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, वो मुसलमानों को देखना नहीं पसंद करते हैं, और मुसलमानों जो रूढ़िवादी मुसलमान है वो हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करते हैं। और कुछ राजनीतिक संगठन भी जो है इसका जो है नाजायज फायदा उठा रही है, कभी हिंदू समर्थित बातें करके हिंदू को मुसलमान के प्रति भड़का देना, और फिर मुसलमान को जो हिंदू के प्रति भड़का देना। इस तरह की जो है व्यंग करके कुछ राजनीतिक संगठन भी जो है इसका नाजायज फायदा उठाते चली आ रही है। अभी तक वर्तमान में भी जो है हिंदू को मुसलमान के प्रति भड़का करके, मुसलमान को हिंदू के प्रति भड़का करके जो है नाजायज फायदा मतलब वोट वगैरह ये सब जो है लिया जाता है, और इसका जो है नाजायज फायदा उठाया जाता है। तो ये जो हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति जो नफरत है, ये नफरत हमें अंग्रेजों के द्वारा विरासत में मिली है, जो अभी भी जो है हम लोग इस चीज को, हम तो नहीं लेकिन अधिकतर मतलब आप देखते ही हैं देश में, मतलब आप देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच जहां पर बहुत संख्या में हिंदू है वहां पर कुछ मुसलमान सताए जा रहे होंगे, या फिर जहां पर अधिक संख्या में मुसलमान है वहां पर हिंदू सताए जाते हैं। इस तरह का जो नफरत का जो बीज है ये अंग्रेजों के द्वारा विरासत में दिया गया है, जो आज भी चली आ रही है। तो यही सब वजह से जो बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का उभार हो रहा था, और उसी राष्ट्रीय चेतना का उभार के कारण बंगाल में विभाजन किया गया, और अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन किया। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो पूर्वी बंगाल के लोगों ने पश्चिमी बंगाल के लोगों के हाथ में राखी बांधी, फिर पश्चिमी बंगाल के लोगों ने पूर्वी बंगाल के हाथ में राखी बांधी, और राखी बांध करके भाईचारा के एकता को संदेश दिया। उसके बाद जो है बंग भंग आंदोलन चलाया गया, और बंग भंग आंदोलन चलाने के साथ साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। इस वजह से हम इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। तो बंग भंग आंदोलन को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखिए। ठीक, जब बंगाल का विभाजन किया गया और स्वदेशी आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी स्वदेशी आंदोलन को चलाया। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन को चलाया। अब कांग्रेस से उग्रवादी विचारधारा के लोग अलग कैसे हुए? इसलिए हुए कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, और उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाए गए, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, तो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो चाहते थे, कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता चाहता था कि बंगाल विभाजन के खिलाफ में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है, बंग भंग आंदोलन चलाया जा रहा है, यह जो है सिर्फ बंगाल के क्षेत्र तक ही सीमित रहे, बंगाल में ही चलाया जाए। वहीं उग्रवादी विचारधारा के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब का मानना था कि नहीं, बंग भंग आंदोलन को और स्वदेशी आंदोलन को सीमित न रह करके पूरे देश में चलाया जाए, पूरे देश में फैलाया जाए, इसको पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। और इसी के कारण है, यही उग्रवादियों
के विचार का ही प्रभाव है कि बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव पूरे संपूर्ण भारतवर्ष पर देखने को मिलता है। वहीं जब 1857 की जब क्रांति हुई थी दोस्तों, तो 1857 की क्रांति से दक्षिण भारत अछूता रहा था। मतलब दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन जब बंग भंग आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन जब चलाए गए, इसका प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में देखने को मिला। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है क्या किए थे, स्वदेशी आंदोलन को चलाए थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक को जो है पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए कहां जाना पड़ा दोस्तों, जेल भी जाना पड़ा। ये जेल क्यों गए, तो हुआ क्या था कि 1896 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1896 में क्या हुआ था, प्लेग फैला था। 1896 में प्लेग फैला था। प्लेग फैला था, तो उस समय जो है प्लेग उलेग होता था ना, तो बहुत आदमी मर जाता था। प्लेग उस समय जो अंग्रेजी दवाई नहीं था, उतना जो है मेडिसिन की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी उतनी विकसित नहीं थी, तो बुखार वगैरह लग जाने से भी आदमी मर जाता था। सिकंदर जब विश्व विजेता बनकर के भारत आया और जब यहाँ से जब सिकंदर लौट रहा था तो उसको मच्छर काट लिया था, और मच्छर काटने से उसको बुखार लगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो 1896 में क्या प्लेग फैला। तो प्लेग फैला तो इसमें जो है रैंड और आयर्स दो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति हुई। रैंड और आयर्स, तो रैंड और आयर्स दो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति हुई। तो ये जो है नाजायज फायदा उठाता था, ये जो है कभी कभी बदतमीजी करता था, ये जो है किसी के घर में घुस जाता था और उसके घर में घुस करके यहाँ की माँ बहन के साथ छेड़खानी करता था, किसी के साथ मतलब बदतमीजी करता था। ये दोनों अधिकारी रैंड और आयर्स जो है ये प्लेग अधिकारी के तौर पे तो नियुक्त हुआ, लेकिन ये घर घर जाकर के जब ये मुआयना करता था इस प्लेग की, तो जो है मौका देख करके ये बदतमीजी करता था, गलत हरकतें, गंदी गंदी काम करता था। तो इसकी जानकारी जो है चापेकर बंधु को लगा। चापेकर बंधु को इसकी जानकारी लगा, और जब चापेकर बंधु को इसकी जानकारी लगा तो चापेकर बंधु क्या किया, रैंड और आयर्स की हत्या कर दिया। ठीक, चापेकर बंधु रैंड और आयर्स की हत्या कर दिया। तो जब चापेकर बंधु रैंड और आयर्स की हत्या कर दिया ना, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है उस समय दो पत्रिका निकाला जाता था, एक मराठा और एक केसरी। मराठा और केसरी, ये दोनों जो पत्रिका है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है निकाला जा रहा था, मतलब ये लिखते थे। तो मराठा जो है दोस्तों, ये मराठा पत्रिका जो है, नहीं मराठा नहीं, केसरी और मराठा, हाँ सही तो लिखे, केसरी और मराठा। तो केसरी पत्रिका जो है ये मराठी भाषा में छपता था, केसरी पत्रिका जो है मराठी भाषा में छपता था। और वही मराठा पत्रिका की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। आपको यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मराठा और केसरी ये दो जो पत्रिका है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया जा रहा था। तो केसरी नामक पत्रिका मराठा भाषा में छपता था, मराठी भाषा में, और मराठा नामक पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छपता था। और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि मराठा जो पत्रिका था वो किस भाषा में छपता था, और उत्तर में ऑप्शन में रहता है मराठी, और आप जो उसको गलत कर देते हैं। जबकि मराठा नामक जो पत्रिका है वो अंग्रेजी भाषा में छपता था, और केसरी नामक पत्रिका जो है वो मराठी भाषा में छपता था। तो जब ये चापेकर बंधु ने रैंड और आयर्स की हत्या कर दी, तो बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या को सही माना, उचित ठहराया, और शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से तुलना किया। शिवाजी जो थे ये हिंदू की पताका को लहरा रहे थे, तो अफजल खां ने इसका विरोध किया था, तो शिवाजी जो है अफजल खां की हत्या कर दिए थे, अफजल खां की शिवाजी हत्या कर दिए थे। तो बाल गंगाधर तिलक रैंड और आयर्स की हत्या को शिवाजी द्वारा किया गया हत्या अफजल खां से तुलना किया। मतलब इनका मानना था कि चापेकर बंधु सही किया है, और एक तरह से सोचिए तो सही किया भी था चापेकर बंधु, क्योंकि रैंड और आयर्स जो है घर घर जाकर के इसको नियुक्त किया गया था प्लेग की निरीक्षण करने के लिए, और जो ये मौका देकर के छेड़खानी करता था, गलत कदम उठाता था यहाँ की बहन बेटियों के साथ। तो चापेकर बंधु इसकी हत्या कर दी, और बाल गंगाधर तिलक ने इसको बढ़ चढ़ करके दिखाया, और मराठा और केसरी नामक पत्रिका में इस चीज को छापा। जब मराठा और केसरी नामक पत्रिका में
में इस चीज को छापा कि चापेकर बंधु जो रेंट और अयर्स की हत्या किया है ये जो सही किया है। ठीक इसी वजह से जो है बाल गंगाधर तिलक के ऊपर केस किया गया और इनके ऊपर मुकदमा चला करके जो है इनको जेल भेजा गया। ये था बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहानी। और बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जब केस चलाया गया तो ये सब गतिविधि में जैसे कि स्वराज शब्द पर जोर देना, इनके द्वारा स्वराज शब्द पर जोर देना, उसके बाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को चलाना, स्वदेशी आंदोलन को चलाना, उसके बाद इस पत्रिका के माध्यम से रेंट और अयर्स की हत्या को उचित ठहराना। तो ये सब गतिविधियों के बाद ये सब जो गतिविधि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया जा रहा था तो ये सब गतिविधियों के आरोप में बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चला, देशद्रोह का मुकदमा चला। और देशद्रोह के मुकदमा चलने के बाद 1908 में जो है इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1908 में इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, 6 वर्ष की सजा इनको सुनाई गई। और 1908 से लेकर के 1914 तक, 1908 से लेकर के बाल गंगाधर तिलक 1914 तक दोस्तों जो है ये मांडले जेल बर्मा, कहाँ रहे तो मांडले जेल में रहे, मांडले जेल। और मांडले जेल जो है दोस्तों ये बर्मा में है, बर्मा में 1908 से लेकर के 14 लगभग 6 साल तक जो है ये मांडले जेल बर्मा में रहे। और जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की है। कौन सी पुस्तक की रचना की है तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में यह भी चीज ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा मराठा केसरी और पत्रिका तो चलाया ही जा रहा था और उनके द्वारा एक गीता रहस्य नामक पुस्तक की भी रचना की गई थी। और गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक जेल के दौरान, मांडले जेल बर्मा में जब वो जेल में निर्वहन कर रहे थे, जेल की सजा काट रहे थे, तो जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। बाल गंगाधर तिलक जब 6 वर्ष तक जेल में रहे तो जेल में ही इनको एहसास हो गया था कि हम लोग अगर आपस में मिलजुल करके नहीं रहे तो अंग्रेज हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मतलब ये कहने का इनका मतलब ये था कि कांग्रेस में जो ये फूट हुआ है उग्रवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा यानी कि गरम दल और नरम दल में जो ये फूट हुआ है ये बाल गंगाधर तिलक के ही वजह से हुआ था। मतलब बाल गंगाधर तिलक थोड़ा उग्रवादी विचारधारा के थे। जब ये जेल गए तब जाकर के इनको एहसास हुआ कि हम लोग अलग अलग रहेंगे, अलग अलग रह करके क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे तो अंग्रेजों से जीतना इतना मुश्किल नहीं है। जब बाल गंगाधर तिलक का एहसास हुआ और ये 1914 में जब ये जेल से बाहर आए तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से ही पुनः जाकर के कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के लोगों के बीच समझौता हुआ और फिर से पुनः कांग्रेस एक हुआ। मतलब कांग्रेस में जो फूट हुआ 1907 में इसलिए फूट हुआ, मुख्य रूप से तो इसीलिए फूट हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन को उग्रवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि हम संपूर्ण भारत में चलाएं और उदारवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। और 5 बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद 7 में गुजरात के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हो गया। उसके बाद तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही फूट भी हुआ था। ठीक, और जब ये जेल यात्रा के दौरान जब इनको अनुभूति हुआ कि हम लोग जब तक एक नहीं होंगे तब तक अंग्रेजों से जितना आसान काम नहीं है, तो 1914 में जब ये जेल से बाहर आए दोस्तों तो 1916 में जाकर के ये कांग्रेस के सभी लोग एक हुए। इन्हीं के प्रयास से, मतलब तिलक और एनी बेसेंट के योगदान से ही लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में पुनः क्या हुआ था, समझौता हुआ था और फिर से गरम दल और नरम दल के नेता एक हो गए थे। आइए बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं। एक चीज ध्यान में रखेंगे, 1905 में बंगाल का विभाजन हो चुका है। इसके आगे क्या होता है वो चीज को आप देखिए। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक चीज और याद रखिए कि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि निधन हो जाता है। और 1 अगस्त 1920 के दिन ही 1 अगस्त 1920 के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1 अगस्त 1920 के दिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो महात्मा गांधी और एक मुस्लिम नेता थे जिनका नाम था शौकत अली, एक मुस्लिम नेता महात्मा गांधी और शौकत अली ने इनको कंधा दिया था। किसको कंधा दिया था? बाल गंगाधर तिलक को कंधा दिया था। ठीक,
और 1 अगस्त 1920 से ही असहयोग आंदोलन चलने वाला था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इसी दिन। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को ही, और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। मतलब असहयोग आंदोलन का जो प्रारूप रूपरेखा तैयार किया गया था उसमें बाल गंगाधर तिलक का भी योगदान था, लेकिन बेचारे की मृत्यु इसी दिन हो जाती है, 1 अगस्त 1920 को ही हो जाती है। और इसी दिन महात्मा गांधी और एक मुस्लिम नेता शौकत अली ने इनको कंधा दिया, और बाल गंगाधर तिलक जो है ये असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सके, इसके परिणाम को नहीं देख सके। क्यों नहीं देख सके? तो इनकी तो मृत्यु हो जाती है, 1 अगस्त 1920 को इनकी निधन हो जाती है। ठीक, अब देखिए लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय के बारे में पढ़िए अब। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म दोस्तों 1865 पंजाब के लुधियाना में हुआ था। 1865 कहाँ हुआ था? पंजाब के लुधियाना में। 1865 के पंजाब के लुधियाना में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था, और इनको जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, और लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए थे। 1920 के कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें लाला लाजपत राय के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाल, बाल और पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों में से एक मात्र लाला लाजपत राय ही हुए जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए। वो भी कब? तो 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध किए थे। साइमन कमीशन मतलब साइमन कमीशन जब 1927 में तैयार हो रहा था तो साइमन कमीशन के प्रारूप पर ही भारत में भावी संविधान का निर्माण किया जाना था। तो जब साइमन कमीशन का आगमन भारत 1928 में हुआ तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिस वजह से लाला लाजपत राय ने पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब के लाहौर के क्षेत्र में आंदोलन किए, और उस आंदोलन में लाला लाजपत राय ने यह नारा दिया कि साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ। इस वजह से क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और उसी के प्रारूप पर भावी संविधान का निर्माण भी होना था। जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का नारा लगा रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक का, तो सॉन्डर्स ने, अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा दिया। जब सॉन्डर्स के आदेश पर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ तो इनको सिर में जो है बहुत जबरदस्त चोट लगा, और इसी वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की निधन हो गया। लाला लाजपत राय को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे, और सॉन्डर्स ने ही आदेश दिया था लाठीचार्ज करवाने के लिए। तो भगत सिंह क्या करते हैं? भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या करवा देते हैं। भगत सिंह करवा नहीं देते हैं, खुद कर देते हैं। भगत सिंह जो है सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, और इसी के जुर्म में जो है भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ये सब चीज लाला लाजपत राय के संबंध में याद रखेंगे। वंदे मातरम और द पीपुल, वंदे मातरम और द पीपुल, ये सब जो है लाला लाजपत राय की लिखित पत्रिका है। कौन कौन है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम और द पीपुल, वंदे मातरम और द पीपुल, ये सब जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखित पत्रिका है। ठीक, अब आइए बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, इसको मिटाते हैं। बिपिन चंद्र पाल का जन्म बंगाल में हुआ था। बिपिन चंद्र पाल का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? तो बिपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था बंगाल में। बिपिन चंद्र पाल का जन्म साथियों बंगाल में हुआ था 1858 में, 1858 में। ठीक, और बिपिन चंद्र पाल का जन्म बंगाल के 1858 में हुआ, और बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया जा रहा था। ठीक, और
ये जो है असहयोग आंदोलन का विरोध किए थे। बिपिन चंद्र पाल एकमात्र ऐसे नेता हुए गरम दल के कि ये असहयोग आंदोलन का विरोध किए और असहयोग आंदोलन का विरोध किए और विरोध करने के बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को क्या किया? छोड़ दिया। ठीक, तो बिपिन चंद्र पाल का बारे में आप इतना याद रखेंगे कि बंगाल में चल रही स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बिपिन चंद्र पाल के द्वारा ही किया गया था। इनका जन्म बंगाल में 1858 को हुआ था और असहयोग आंदोलन का विरोध बिपिन चंद्र पाल किए थे। ये असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे और असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक, अरविंद घोष ये भी जो है गरम दल के नेता थे, उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। अरविंद घोष, अरविंद घोष, ठीक, अरविंद घोष। अरविंद घोष का जन्म 1872 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1872 में। इनके ऊपर जो है अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। और अरविंद घोष जो है अलीपुर षड्यंत्र केस से बच निकले थे। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस से बच निकले थे। अलीपुर षड्यंत्र केस ये था कि बंगाल के क्रांतिकारी लोग या उग्रवादी विचारधारा के लोग जो है अपने पास अस्त्र शस्त्र रखता था बिना लाइसेंस का अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखता था। तो इसी बिना लाइसेंस के अस्त्र शस्त्र रखने के कारण अरविंद घोष के ऊपर जो है अलीपुर के षड्यंत्र केस में इनका नाम दिया गया था। तो जब इनका नाम अलीपुर षड्यंत्र केस में आया तो इनके तरफ से पैरवी, केस में पैरवी सीआर दास नामक वकील ने किया था, यानी कि चितरंजन दास जैसे वकील ने इनकी पैरवी की थी। सीआर दास यानी चितरंजन दास जैसे वकील ने इनके केस की पैरवी की थी, जिस वजह से अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष बच निकले थे। अरविंद घोष के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी, मतलब इस केस से बच निकले थे। अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया पत्रिका सावित्री लाइफ डिवाइन, सावित्री लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब जो है अरविंद घोष के द्वारा। न्यू लैंप और ये सब जो है पत्रिका अरविंद घोष के द्वारा जो है लिखा गया है। वही पुडुचेरी में ओरविले आश्रम का निर्माण, पुडुचेरी में ओरविले आश्रम, ओरविले आश्रम का निर्माण दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा ही पुडुचेरी में ओरविले आश्रम का निर्माण साथियों अरविंद घोष के द्वारा ही किया गया था। इस तरीका से जो है इनकी निधन 1950 में हो जाती है। और अरविंद घोष का कहना था कि राजनीति स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु होती है। राजनीति स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु होती है। यह कथन किसका था? अरविंद घोष का था। तो ये जो है आप डैश मार कर लिख लीजिएगा अरविंद घोष के सामने कि राजनीति स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु होती है। यह कथन जो है दोस्तों अरविंद घोष का था। तो आपने अभी किसके बारे में पढ़ा? बाल गंगाधर तिलक के बारे में जाना, लाला लाजपत राय के बारे में जाना, अरविंद घोष के बारे में जाना और बिपिन चंद्र पाल के बारे में जाना। ये सब जो है उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। अब उग्रवादियों का जो है विचार धारा 1905 से 1919 तक या 17 तक या 19 तक, दोनों में से जो मान लीजिए, 1905 से लेकर के 1919 तक जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसमें उग्रवादियों का विचारधारा देखने को मिलता है। ठीक, उग्रवादियों का विचारधारा देखने को मिलता है। अब आइए देखते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा तो 1905 में हुआ। 1905 में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ठीक, 19 जुलाई 1905, पूरा डेट आप याद रखेंगे कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या हुई? घोषणा हुई। अंग्रेजों ने ये कहकर लोगों को समझाया था कि हम बंगाल का विभाजन शासन प्रशासन के आधार पर करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया सांप्रदायिक आधार पर। जब 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ और बंगाल विभाजन जो है ये कर्जन के शासनकाल में किया गया था। उस समय भारत का वायसराय साथियों कौन हुआ करता था? कर्जन हुआ करता था। तो जब 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ तो 7 अगस्त 1905 को
कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग बुलाया। 7 अगस्त 1905 को कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग बुलाया और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि कांग्रेस समझ चुका था, कांग्रेस के नेता समझ चुके थे कि अंग्रेज आखिर करना क्या चाहता है। वह बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया है और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने के पीछे अंग्रेज का मकसद यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालो और शासन करो। यही अंग्रेजों की मकसद थी। और 7 अगस्त 1905 को जब कांग्रेस का मीटिंग हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल में, तो यहीं से जो है स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया, बंग भंग आंदोलन को प्रारंभ किया गया। मतलब बंगाल का विभाजन हम नहीं होना देखना चाहते हैं, बंगाल का विभाजन हमें नहीं चाहिए। और 7 अगस्त 1905 से ही बंगाल में जो है बंग भंग आंदोलन चलाए जाने लगे। स्वदेशी आंदोलन में जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन कौन किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। क्यों गठन किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन में जो है हमें जनता का क्या हो, समर्थन प्राप्त हो। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। और जब जब बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने लगे तो इसमें जो बहिष्कार शब्द का जो प्रयोग हुआ था, बहिष्कार शब्द का प्रयोग जो है कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी पत्रिका में किया गया था। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा जो है बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था। और कहाँ किया गया था दोस्तों? तो संजीवनी नामक पत्रिका में कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा जो है बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब ही था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम विदेशी वस्त्र को नहीं यूज करेंगे, हम भारत में जो बने हुए वस्त्र है उसको अपनाएंगे, विदेशी शिक्षा को हम नहीं यूज करेंगे। और बहुत सारे छात्र ने उस समय स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कॉलेज से, विदेशी जो अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित कॉलेज यूनिवर्सिटी थी उसमें से जो है अपना नाम कटवा लिया था। ठीक, तो यही था स्वदेशी आंदोलन, अपने देसी चीजों को अपनाना और विदेशी वस्तुओं को ठुकराना। तो उसमें जो है बहिष्कार शब्द का प्रयोग कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी नामक पत्रिका में किया गया था। तो जब ये बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा था, तो कोई भी आंदोलन जब लंबा दिन तक चलता है तो वो आंदोलन शिथिल पड़ जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन थोड़ा लंबा दिन तक चलने लगा। और जब स्वदेशी आंदोलन लंबा दिन तक चलने लगा तो क्रांतिकारियों ने बंगाल में बहुत उत्पात मचाया। स्वदेशी आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ गया तो क्रांतिकारियों की यहाँ से उत्पत्ति हुई। और क्रांतिकारियों ने, भले ही क्रांतिकारी की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र से हुई है, लेकिन क्रांतिकारियों का ज्यादा प्रभाव बंगाल जैसे क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ था और बंगाल के साथ साथ भारत के पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में ही चलाए जा रहे थे। तो जब स्वदेशी आंदोलन शिथिल पड़ गया तो क्रांतिकारियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ठीक, और जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होना था, ऐसे 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। ठीक, 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड लीटन के समय, उस समय महारानी विक्टोरिया का आगमन होने वाला था, तो 1877 में लॉर्ड लीटन के समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और 1877 के समय भारत में अकाल पड़ा था। अकाल, लोग दाने दाने को तरस रहे थे खाने के लिए, यहाँ पर जो है अकाल पड़ा था, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे। और जब 1877 में लीटन भारत का वायसराय के पद पे रहता है और उस समय महारानी विक्टोरिया का आगमन भारत में होने वाला रहता है, तो महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहा रहा था लीटन। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ के भारतीयों के द्वारा भारतीय इतिहासकारों का कहना था कि मतलब प्रथम दिल्ली दरबार की तुलना इससे की गई है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। मतलब रोम का शासक नीरो था और रोम में मतलब भुखमरी छाई हुई थी, तो मतलब नीरो बैठ करके एकदम बांसुरी की आवाज में मग्न था। तो इसकी तुलना इससे की जाती है। और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लीटन के समय हुआ और वहीं दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में करजन के समय हुआ। और वहीं तीसरे दिल्ली दरबार की बात करें तो 12 दिसंबर 1911 को तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। हार्डिंग द्वितीय के समय जब 12 दिसंबर 1911 को द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना था और इसमें जो है जॉर्ज पंचम का आगमन भारत होने वाला था उनकी पत्नी मेरी के साथ। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा थे और उनका आगमन जब यहाँ भारत होने वाला था, तो जब जॉर्ज पंचम बंगाल के क्षेत्र से गुजरे तो बंगाल में क्रांतिकारियों ने और उग्रवादी नेताओं ने
जो बंग भंग आंदोलन चला रहा था, उसके क्रांतिकारियों ने जो है इसका किसका जॉर्ज पंचम का खुल करके विरोध किया, पूरा विरोध किया। ठीक, जब विरोध किया तो ये कौन, जॉर्ज पंचम ने पता लगवाया कि हमारा जो है विरोध इस तरह से बंगाल में क्यों हो रहा है। तो अंग्रेजों ने यह जानकारी की थी कि हमने यहाँ के लोगों भारतीयों के साथ जो है वादा किया था कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर करेंगे, और बंगाल का विभाजन कर दिए सांप्रदायिक आधार पर। जब जॉर्ज पंचम को इस बात की जानकारी हुई तो जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और इसी तृतीय दिल्ली दरबार के दौरान ही बिहार के कांग्रेसी नेताओं ने यह मांग की थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और बंगाल को पुनः विभाजन करके जो है बिहार राज्य को अलग दर्जा दिया जाए। और उसी प्रकार जब 12 दिसंबर 1911 को तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और बंगाल विभाजन को रद्द करके बिहार को अलग से राज्य की दर्जा दी गई। और यह मांग जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक, तो भले ही आंदोलन लंबा चला, लेकिन जब जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था, उसमें जो है बंगाल विभाजन को रद्द करना ही पड़ा। और बिहार का जब पुनः फिर से जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बिहार का गठन किया गया, और बिहार का गठन किया गया 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया। इसलिए जो है 22 मार्च 1912 को प्रत्येक साल 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। बिहार दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। ये भी चीज को आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक गीत लिखा गया था, अमार सोनार बंगला। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा गया था, और यही अमार सोनार बंगला गीत जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला बना। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक हुए जिनके द्वारा इनके द्वारा दो लिखा गया गीत जो है, दो देशों का राष्ट्रगान है। एक जन गण मन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है जो कि भारत का राष्ट्रगान है, और अमार सोनार बंगला स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो किसका राष्ट्रगान है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। उसके बाद एक आंदोलन चलाया गया दोस्तों, अहरार आंदोलन क्या था कि अहरार आंदोलन ये था, ये समझिए कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ और यहाँ के लोगों ने उदारवादी विचारधारा के लोग और उग्रवादी विचारधारा के लोग कांग्रेसियों ने जब स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया, बंग भंग आंदोलन को प्रारंभ किया, तो मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था स्वदेशी आंदोलन को। मुस्लिम लीग मन ही मन खुश था मुस्लिम लीग कि चलो कम से कम मुसलमानों को तो पूर्वी बांग्लादेश मिला ना सांप्रदायिक के आधार पर। इस वजह से मुसलमानों ने इस स्वदेशी आंदोलन को जो है समर्थन नहीं किया। लेकिन जो वैसे सच्चे मुसलमान थे, जो सच में भारतीय थे, जो सच में भारतीय होने का दावा करते थे, वो मुसलमानों के द्वारा जो है अहरार आंदोलन चलाया गया। इस तरीका से कह सकते हैं राष्ट्रवादी मुसलमानों के द्वारा, जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उन्होंने अहरार आंदोलन चलाया, और उनका यह मानना था कि हम जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हम जो सच्चे भारतीय मुसलमान हैं, हम अंग्रेजों की चाटुकारिता नहीं करते हैं। मतलब ये दिखाने के लिए कि सब मुसलमान अंग्रेजों के चाटुकार नहीं है, सबको मुस्लिम लीग नहीं चाहिए, सब मुसलमान को पाकिस्तान नहीं चाहिए था, सब मुसलमान का समर्थन मुस्लिम लीग को प्राप्त थोड़ी था, नहीं था। तो जो सच्चे राष्ट्रवादी मुसलमान थे उन्होंने अहरार आंदोलन चलाया, और अहरार आंदोलन के दौरान उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हम सब जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, सच में भारतीय मुसलमान है, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता नहीं करते हैं। ठीक, तो इस तरीका से दोस्तों बंगाल विभाजन आपका चैप्टर समाप्त हुआ। हमने आपको यहाँ पर बंगाल विभाजन को समझाने का प्रयास किया। 1905 में अंग्रेजों ने यहाँ के भारतीयों के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता को तोड़ने का कोशिश किया, ये कह करके कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे शासन प्रशासन के आधार पर, और बंगाल का विभाजन कर दिया सांप्रदायिकता के आधार पर। तो हिंदू और मुसलमानों के दिमाग में ये जो हिंदू को मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों के हिंदू के प्रति जो नफरत का बीज है, ये नफरत का बीज करजन के द्वारा ही बो दिया गया था 1905 में। जो
आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीका से दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक, अवश्य सब्सक्राइब करें। थोड़ा आपसे हमें उम्मीद है आप ही लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।